नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग मैथ का मॉडल सेट पेपर 5 नंबर को सॉल्व कर रहे थे। आपका सेट 5 चल रहा था मॉडल पेपर जो है, और वो मैथमेटिक्स का बाकी सेट जो 4 है वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे मैथ का सेट नंबर 5 जो है सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पहले ही हो चुका था। तो आज हम लोग जो सेट 5 है मैथ का उसका सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेक्शन सी का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो 15 नंबर से शुरू होता है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन का नंबर कितना है? 15। इसमें लिखा हुआ है द्विघातीय समीकरण 2x²। क्या लिखा है? द्विघातीय समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद लिखा है ए नंबर में विवेक्तर ज्ञात करें, बी नंबर मूल की प्राकृतिक बताइए, सी नंबर यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग ए बी सी का मान यहाँ लिख लेंगे। तो लिखना है आपको यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, x² के पहले वाला क्या होता है ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x के पहले यहाँ 1 है। इसके बाद सी नंबर का कितना हो जाएगा -4, तो सी का वैल्यू हो गया -4। तो हम लोग सबसे पहले ए नंबर निकालेंगे जो विवेक्तर बोला है, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। मान बैठाना है बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 2 है, और सी का मान कितना है -4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 दूनी 8, 8 चरे 32, माइनस माइनस प्लस, यानी इसको जोड़ने पाएगा कितना 33, यानी डी का मान कितना आ गया 33। अब डी का मान आया है 33। अगर डी का मान 0 आ जाए या कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए तो इसका अस्तित्व होगा। अगर डी का मान माइनस में आ जाता, यहाँ माइनस होता तो ये नहीं बनता, यानी इसका अस्तित्व नहीं होता। यानी ए नंबर का तो आंसर आ गया। अब बी नंबर आपसे क्या पूछा है, देखिए बी में पूछा है मूल की प्राकृतिक बताइए। जब कभी भी डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो 2 वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। तो आपको लिखना है 2 भिन्न वास्तविक 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। ये हो गया आपका बी नंबर का आंसर। ए नंबर का आया कितना 33, बी नंबर का हो जाएगा 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। ठीक है, अब सी नंबर में बोला है अगर मूल वास्तविक हैं तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो सी नंबर में आपको x का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला होता है x बराबर -b। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी, प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है डी। डी का मतलब क्या हो गया b² - 4ac, इसी को डी बोलते हैं। और बटा में आता है 2a। ठीक है, तो बटा में कितना आता है 2a। ये हो गया आपका फॉर्मूला वैल्यू निकालने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू बैठाएंगे। b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना निकला है 33, 2a ए कितना है 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो एक बार माइनस में लिखें, 2 दूनी कितना हो गया 4, एक बार प्लस में लिखेंगे तो कोमा -1 प्लस रूट 33 आएगा। ठीक है, ये रूट में है 33, बटा में क्या आएगा 4। ये हम लोग का 2 वैल्यू निकल गया। तो हम लोग को पूछा था इसमें क्या कि मूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः मूल बराबर -1 माइनस रूट 33 कोमा -1 प्लस रूट 33 बटा 4। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। बस आपको इतना बनाना है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा और इसमें आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ठीक है, हम लोग का देखिए मैथ का जो सेट 5 है इसका आखिरी सेक्शन चल रहा सी। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका टोटल सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मैथ में करना क्या है, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको अच्छे से ऑब्जेक्टिव सेट को बार बार आपको देखना है और समझना है। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव वाला है उसका जो सेक्शन सी है इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और 15 नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग का सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपका जो मैथ का बुक है उसको फॉलो करके चलना है बहुत अच्छे से। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसी चैनल पर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। इसीलिए अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए तो देखिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये आपका क्या है प्रमेय है, ये आपका एक तरह से थ्योरम है। हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको ये
डायग्राम आपको याद रखना है। इस तरह का आपको सबसे पहले दो त्रिभुज बनाना है, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का आप अपने इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज को हम लोग नाम दिए ABC और इस त्रिभुज का नाम दिए PQR। इसमें Q है वो 90 डिग्री है और इसमें AB और PQ आपस में बराबर भुजा है। इसमें BC और इसका QR बराबर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 में आपको लिखना है, दिया है तो क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये चीज़ दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि इसका जो कोण B है ये समकोण है, यानी ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये सिद्ध करना है हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, रचना। ये चित्र दिया हुआ है, समझिए तो क्वेश्चन के अनुसार, ठीक, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है कोण B 90 डिग्री है, ये कोण, ठीक। रचना क्या है जो हम लोग खुद से करते हैं, तो रचना में आपको लिखना है, एक त्रिभुज PQR की रचना किए। तो इसमें एक हम लोग खुद से त्रिभुज बनाए PQR के नाम से, और जिसमें कोण Q 90 डिग्री है, इसका कोण Q क्या है, 90 डिग्री, यानी ये एक PQR एक समकोण त्रिभुज है। इसमें PQ जो होगा वो AB के बराबर है और QR BC के बराबर है। इसका मतलब जो PQ है वो AB के बराबर हम लोग को बनाना है और जो QR है ये QR ये हम लोग को BC के बराबर बनाना है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इतना करने के बाद अब हम लोग सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रमाण, जहाँ से सिद्ध करेंगे। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज PQR से। अब देखिए त्रिभुज PQR है, तो इस त्रिभुज से हम लोग को क्या मिलता है, इस त्रिभुज में हम लोग को पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख सकते हैं, PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से आता है और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग रचना किए हैं, तो रचना में लिखा है कि PQ बराबर है AB के और QR बराबर है BC के, तो इसीलिए रचना से ये आ जाएगा PQ के जगह में AB और QR, यानी QR की जगह में क्या आ जाएगा, BC। तो यहाँ रचना से हम लोग इसको चेंज कर दिए, ये रचना से आया, आपको लिखना है बगल में, ये समीकरण 1 मान लिए। लेकिन ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको लिखना है परंतु AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आया कहाँ से, दिया है, कहाँ दिया, ये देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और समीकरण 2 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों है, इन दोनों अगर एक ही जैसा है तो आपस में ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। इसलिए हम लोग को लिखना है समीकरण 1 और 2 से AC का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसीलिए ये भी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा, AC और इधर बचेगा PR। इसको समीकरण 3 हम लोग मान लेंगे। चलिए इतना आपको करना है। इसके बाद आपको लिखना है अब त्रिभुज ABC और PQR में। अब हम लोग दोनों त्रिभुज में लेते हैं ABC और PQR में, तो इसमें हम लोग रचना लिखे हैं कि AB बराबर है किसके, PQ के, ये रचना से आया, कहाँ से आया, रचना से, ठीक है। और साथ ही साथ BC बराबर है QR के, देखिए BC बराबर है QR के, ठीक, कहाँ से आ रहा है, रचना से आ रहा है ये चीज़, ठीक है। आपको लिखना है इतना। इसके बाद AC बराबर PR है, ये आया कहाँ से, ये समीकरण 1 में हम लोग अभी सिद्ध किए थे कि AC बराबर क्या है, PR है, ये समीकरण 3 है, तो ये समीकरण 3 से है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर कोई दो त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं सर्वागोसम त्रिभुज। ये सिंबल सर्वागोसम का है, ठीक है। अब लिखना है आपको, अतः त्रिभुज ABC सर्वागोसम है त्रिभुज PQR से। ये सर्वागोसम किस नियम से हुआ, तो आपको लिखना है साइड साइड साइड, यानी SSS, जिसको हम लोग बोलते हैं भुजा 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 सर्वक्षमता कसौटी से, या आप लिख सकते हैं से, ठीक है। तो आपको लिखना है ब्रैकेट में SSS सर्वक्षमता कसौटी से, या केवल से लिखने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई दो त्रिभुज आपस में सर्वसम हो तो उनकी कोण आपस में संगत कोण बराबर होता है। ये चीज़ आया कहाँ से, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, ये CPCT वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो CPCT का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वसम हो तो उसकी संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसी को CPCT कहते हैं। तो आपको सर्वसम त्रिभुज की संगत कोण बराबर दिखाने के लिए यहाँ CPCT लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग दिखा दिए कि कोण जो B है और कोण Q है ये आपस में बराबर है। इसी तरह इसका A इसके P के बराबर होगा, इसका C इसके R के बराबर होगा, लेकिन हम लोग को प्रूफ केवल B करना है, इसलिए B वाला Q के बराबर दिखा देने से काम चल जाएगा। लेकिन हम लोग को पता है तो आपको लिखना, परंतु कोण Q कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आया कहाँ से, हम लोग रचना में देखिए ये किए थे,
रचना में कोण क्यू बराबर कितना 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है। कोण क्यू अगर 90 डिग्री है, ये आया रचना से, तो बताइए बी और क्यू यानी कोण बी और कोण क्यू बराबर है और कोण क्यू का वैल्यू 90 डिग्री है, तो कोण बी भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। आपको इसी बात को प्रूव करना था कि इसका जो कोण बी है ये क्या होगा, 90 डिग्री यानी समकोण होगा। आपका जो भाषा है वही बोला था कि ये समकोण होना चाहिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री। हम लोग का ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरह ये थ्योरम को आपको पूरा छाप के आना है एग्जाम में, इसी तरह आपको लिखना होगा एग्जाम में। क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, इसमें तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ बना लेना है एक त्रिभुजाकार चित्र। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ये आपका भूमि रहा, ठीक है, ये क्या हो गया, भूमि, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर से, ये पेडेस्टल हो गया, मान लेते हैं यहाँ तक क्या है, पेडेस्टल है। इस पे 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति है, 1.6 मीटर मान लेते हैं ये मूर्ति है। और ए बी मूर्ति की ऊंचाई है, बी सी ये क्या है, एक तरह का पेडेस्टल है, ठीक है। ये बी सी क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ये 1.6 मीटर है। आगे लिखा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति कौन वाला है, बी और सी, बी सी नहीं, मूर्ति कौन वाला है, ए और बी। तो इससे भूमि पर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद बोला है, उसी बिंदु से यानी इस पॉइंट से, ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी, पॉइंट डी से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल क्या है, बी और सी, तो इसका शिखर क्या हो गया, बी। यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सीधा ले जाएंगे, कितना डिग्री का होगा, 45। यानी ये जो कोण था ये 60 डिग्री का था और ये वाला जो कोण हम लोग का आएगा ये 45 डिग्री का है, ठीक है। ये बड़ा वाला 60 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक और ये वाला कोण 45 डिग्री का है। और बी और सी क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम लोग को पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपको सबसे पहले इस टाइप का एक चित्र बना लेना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, माना बी सी पेडेस्टल की ऊंचाई है, ठीक है, और ए बी मूर्ति की ऊंचाई है जो दिया हुआ है 1.6 मीटर। इतना हम लोग को लिखने के बाद अब ये दो टाइप का त्रिभुज बना है, एक बना है ए सी डी और एक बना है बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, बी सी आपको निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में बी सी बटा डी सी बराबर, तो ये हो गया इस एंगल का सामने वाला ये भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार यानी लंब, ये हो गया लंब। अब बटे में कितना है, आधार। किसका होता है, टेन थीटा का, यानी टेन 45 डिग्री। चूँकि बी सी का वैल्यू तो पता नहीं है और डी सी भी नहीं पता है। टेन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1। टेन 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी डी सी को 1 से गुना करेंगे तो आएगा बी सी बराबर डी सी, ये दोनों आपस में बराबर है, समीकरण 1। अब हम लोग ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो त्रिभुज ए सी डी में हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटा डी सी, और ये लंब बटा आधार है इसीलिए टेन थीटा, और थीटा की जगह में कितना आ जाएगा इस बार, 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं इधर। तो देखिए, ये ए सी है, हम लोग ए सी को लिख के तोड़ के लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी, और नीचे में कितना है, नीचे है डी सी, ठीक है। तो डी सी किसके बराबर है, बी और सी के, तो हम लोग डी सी के जगह में क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ये एक्चुअली आया कहाँ से, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से आया, समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पर बी सी है, यहाँ डी सी है, तो डी सी बी सी क्यों बना, क्योंकि बी सी और डी सी बराबर है, ये समीकरण 1 से। अब इसमें हम लोग को पता है कि ए बी का वैल्यू 1.6 है, बी सी तो नहीं पता, बटा बी सी बराबर √3, बी सी √3 से गुना होगा क्रॉस में, तो 1.6 प्लस बी सी बराबर बी सी √3। बी सी का वैल्यू निकालना, बी सी पहले आएगा, तो इसका मतलब बी सी √3, इस बी सी को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी सी होगा, अब बराबर में क्या बचेगा 1.6, ठीक है। अब इसमें से बी सी हम लोग ले लेंगे कॉमन, तो बी सी जब हम लोग कॉमन लेंगे तो आएगा कितना, √3 - 1 बराबर 1.6।
BC का वैल्यू निकालना है, इसको बटे में ले जाएंगे 1.6 बटा √3 - 1, इसको रेशनलाइज करेंगे √3 + 1 √3 + 1 यानी हर का परिमीकरण। तो नीचे आएगा a - b होल a + b होल का फॉर्मूला, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इसको लिखेंगे 1.6 √3 + 1। 3 से 1 को माइनस करके आएगा कितना 2, ये आ गया 2, ऊपर में बचा है बटे के 1.6 और रूट में √3 + 1, ये √3 प्लस क्या है 1, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ये √3 है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए आगे, ये 2 से 1.6 को हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 0.8 बार में, यानी आपका यहाँ आ जाएगा 0.8 और √3 + 1 किसमें दिया है, यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर में आएगा आपका आंसर। बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है। कितना आएगा आंसर 0.8 √3 + 1 ब्रैकेट के अंदर है और मीटर में आंसर आएगा। तो BC क्या माने थे हम लोग BC को मान लिए थे पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई आपसे पूछा था, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, एक शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक शंकु है, उसकी छिनक की ऊंचाई दिया हुआ है, छिनक का तिर्क ऊंचाई दिया है, ठीक है। तो तिर्क ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं L, तो L का वैल्यू आपको हो जाएगा कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तथा इसके वृत्त सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो जो छिनक होता है उसका 2 वृत्त सिरा होता है, एक छोटा एक बड़ा, तो जो बड़ा वाला है उसका परिमाप दिया हुआ है कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बड़े वृत्तीय सिरों के परिमाप कितना दिया हुआ है 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब देखिए बड़े वृत्तीय सिरों के परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, तो बड़ा वाला है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे R1। 2 परिमाप है तो 2 त्रिज्या भी होगा, एक त्रिज्या को R1 एक को R2 मानेंगे, ठीक है। कितना दिया है 18। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 गुना 22/7 ये पाई का मान R1 = 18। तो हम लोग इसको कर देंगे क्रॉस, तो R1 निकल जाएगा 18 गुना 7 बटा में ये 2 और 22 आएगा, ठीक है। 2 से ये कटेगा कितना बार में 9, यानी 9 सत्ते 63 बटा में कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका R1 का वैल्यू। अब हम लोग को लिखना है छोटे वृत्तीय सिरों के परिमाप बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, इसका परिमाप 6 सेंटीमीटर आपको दिया है, देखिए यहाँ है ना, क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर है। तो अब फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो छोटे वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया हुआ इतना, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, क्या होता है 2πr, तो यहाँ r क्या काम करेगा R2 6। अब यहाँ वैल्यू बैठाएंगे हम लोग पाई का, क्या होता है 22/7, R2 का मान पता नहीं है, इसको निकालना है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे R2 का मान, तो 6 गुना 7 और नीचे आ जाएगा 2 गुना वही 22, ये वाला 2 ये वाला 22, 2 से ये कटेगा 3 बार में, 7 या 21 बटा में 22 सेंटीमीटर, यानी हम लोगों के पास R1 और R2 हम लोग को मिल गया, ठीक है। और L का मान तो दिया ही है। अब आपसे पूछा था क्या, वो देखिए आपसे पूछा है छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग इधर लिखेंगे छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πL ब्रैकेट में R1 + R2। ये छिनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब वैल्यू को यहाँ बैठाइए आप, पाई का मान हो गया 22/7, L कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग 4 लिखेंगे, ब्रैकेट में R1 R2, R1 कितना है, तो R1 आपका निकला हुआ है 63/22 यानी 22 प्लस R2 कितना निकला हुआ है 21/22, तो लिखेंगे हम लोग 21/22। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 गुना 4 गुना इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 22,
63 को 21 से जोड़ देंगे तो आएगा कितना 84। ठीक है, अब देखिए ये 22, ये 22 क्या हो गया, कट गया। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी आपका बचा 4 गुना 12, गुना करेंगे 12 चक 48। क्योंकि ये सेंटीमीटर में यूनिट दिया तो सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लिखना है। अगर आयतन पूछता तो यहाँ पावर में क्या आता, 3 यानी क्यूब आता। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 था, छिलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा था, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जो आपका सेट नंबर जो मैथ का 5 है उसका सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन है, और सेट 5 हम लोग का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए सॉल्व करेंगे, जो आपका सेट नंबर 5 का सेक्शन सी का आखिरी क्वेश्चन है और पूरे सेट का भी आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेट 5 आपका जो मैथ का है। इसमें करना क्या है, आपको इसमें माध्यक निकालना है। ठीक है, बोला निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। आंकड़ा आपके सामने है, ये वर्ग अंतराल कुछ दिया हुआ है, अब बारंबारता दिया हुआ है जिसको एफ बोलते हैं। आपको माध्यक के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, और संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बारंबारता आपका दिया, संचयी बारंबारता निकलता कैसे है, तो देखिए जो 5 यहाँ लिखा है, पहले आपको 5 लिख देना है, इसके बाद 10 को इस 5 से जोड़ के यहाँ लिखना है। एक दूसरे को जोड़ने से संचयी बारंबारता आता है, 10 और 5 15। अब 18 और 15 को आपको जोड़ना है, तो 8 और 5 13 का 3 हाथ में 1 2 3 आएगा कितना 33। अब 30 को और इस 33 को जोड़ना है तो आएगा कितना 63। इस तरह ये 20 को 63 से जोड़ना है, आएगा कितना 83। अब 12 को इससे जोड़ना है तो आएगा कितना 95, 3 2 5 8 9। ठीक है, अब इसको 5 से जोड़ना आएगा कितना 100। ठीक है, तो टोटल आपका जो संचयी बारंबारता का टोटल योग आया वो कितना आया 100 फाइनल। ये लास्ट वाला ये क्या है 100, इसका जोड़ है पूरा, इस सबको जोड़ेंगे तो वो आएगा 100। अब देखिए आपको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग को n निकालना है। तो n क्या वो समझते हैं, तो ये जितना ये लास्ट वाला जो नंबर आया ना, ये f को जोड़ के, ये सारा f का जोड़ को ही n बोलते हैं। तो n कितना आ गया 100। आपको निकालना है सबसे पहले n/2। तो n/2 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना होगा, n का मान 100 और 2, ये कितना बार में कटेगा 50 बार में, यानी n/2 कितना आ गया 50। ये जो आपका 50 आया ना, ये माध्यक वर्ग वाला वैल्यू आ गया। मतलब कहने का ये जो 50 आया आपको देखना है संचयी बारंबारता में वो 50 कहाँ है। तो 50 5 15 33 नहीं है 63, यानी 50 तो कहीं नहीं है। तो 50 के नज़दीक कौन है, तो 50 के नज़दीक होगा 63। 50 के सामने क्या आएगा 63 आएगा। तो आपको 63 वाला ही मध्य वर्ग कहलाएगा। तो देखिए जो 63 है, जो 50 के सबसे नज़दीक, वो कौन सा नंबर है 63। आपको अच्छे से समझना है इस बात को। n/2 का जो मान आएगा, n/2 का जो वैल्यू आएगा, जो 50 इसके नज़दीक सबसे कौन सा नंबर है 63। अगर 50 रहता तो हम 50 को लेते, लेकिन 50 कहीं नहीं है। तो ये 50 के सबसे नज़दीक, जो 50 से आगे की ओर चलना है, 50 से आप पीछे नहीं आ सकते, आगे बढ़ना है। तो 50 से जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा इस टेबल में 63। अब 63 का जस्ट ऊपर वाला को बोलते हैं CF। क्लियर है यहाँ तक? 63 आया, इसी के जस्ट ऊपर वाला को क्या बोलते हैं CF। CF आया कितना 33। अब देखिए मजा, 63 आया, 63 के सीधा में जो बारंबारता वाला वैल्यू है, ये बारंबारता है, इसको बोलते हैं F, यानी F का वैल्यू कितना आ गया 30। और इसी के सीधा का जो पहला वाला वर्ग अंतराल आपको दिख रही है, वर्ग अंतराल है, इसका जो पहला वाला वैल्यू है 30 है, इसको बोलते हैं L। L भी कितना आ गया 30, और F भी कितना था 30। अब बचा क्या H। H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, 0 से 10, 10 से 20, कितने का डिफरेंस है 10 का। तो H का वैल्यू आपका निकल गया कितना 10। इस तरह आपको पहले वैल्यू निकाल लेना है। तो आपको लिखना है माध्य नहीं माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला, आपको माध्यक पूछा है तो आपको माध्यक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF/F और गुना में आएगा H। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर L F CH H ये सारा हमको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यू बैठाएंगे। तो L का वैल्यू कितना आया 30, तो हम लोग यहाँ बैठाएंगे 30 प्लस n/2 50 आया, तो हम लोग लिखेंगे 50 माइनस CF कितना है 33, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 33। F कितना है, F आया हुआ है 30, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 30 गुना H कितना है 10, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10। सबका वैल्यू आपको बैठा देना है। अब सॉल्व करना है। तो 30 जोड़ 50 से आपको 33 माइनस करना है। तो जब 50 से हम लोग 33 को माइनस करेंगे तो आएगा 17 बटा कितना आएगा बटा में 30, और ये गुना में कितना बचा हुआ है 10। तो देखिए 0 0 से कट गया, तो 30 जोड़ कितना आ गया 17/3। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भागा, यानी 30 17 को 3 से आप भागा लगा लीजिए, इस तरह आएगा 5 बार में 15, उतरेगा कितना 2, पॉइंट दे के 0
6 बार में 20, फिर आएगा 20 नहीं 6 बार में 18, 2 आया पॉइंट से 0, फिर 6 बार में ये डॉट डॉट 6 तक क्या होगा, जाते रहेगा भागा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5.666 ये जा रहा, ठीक है। तो 3 संख्या तक लेना है हम लोग, उसका छोड़ देना है। और उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि ये इसके पहले वाला में 1 जोड़ देना है, यानी 6 7 हम लोग कर सकते हैं, या इसमें 1 जोड़ सकते हैं, ये 7 कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग या तो यहाँ 7 कर सकते हैं या तो यहाँ भी 7 कर सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 35.67, या आप कर सकते हैं 35.7, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। आपका जो मैथ का सेट नंबर 5 था सब्जेक्टिव वाला, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जितना भी वीडियो है आप अच्छे से इसको देखिएगा, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपका जो मैथ का एग्जाम होगा उसके लिए आपको पहले अपना मैथ का बुक बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैथ के बुक पे आप जितना फोकस कर सकते हैं वही आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि जो इधर उधर निकला हुआ है बहुत सारा बुक, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। केवल एनसीईआरटी को फोकस करिए, अच्छे से उसको पढ़ जाइए। इसके अलावा जितना भी मॉडल पेपर सेट निकला है ऑब्जेक्टिव का प्लस सब्जेक्टिव का, सबको आपको बहुत बेहतर तरीका से आपको पढ़ना है, मतलब बार बार उस चीज़ पे अच्छे से रिवाइज करना है। तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आप 5 का 5 पेपर सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का अच्छे से पढ़ जाइए, और आपका बुक जो है उसको, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का मॉडल पेपर सेट पूरा कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो सब वीडियो आपको मिल जाएगा, मैथ का पूरा सेट, ऑब्जेक्टिव वाला 5 का 5 और सब्जेक्टिव वाला भी 5 का 5 सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो एनसीईआरटी बुक है आपके पास, या जेसीईआरटी बुक होगा आपके पास, जो भी मैथ का बुक है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसके बाद ये सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन को लाएंगे और यहाँ सॉल्व करके आपको समझाएंगे, उसको जरूर से जरूर आप देखिएगा। इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए। हमको पता नहीं चल पाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चलता है अगर लाइक आएगा तो हमको पता चलेगा हाँ चल समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।